इस मार्केट का सबसे धमाकेदार आईपीओ भारत कोकिंग कोल, जिसने मार्केट में पूरा हलचल मचा रखा है जोरदार वाला, जिसके भी मार्केट में रूमर्स है कि प्रीमियम 60 से 70% तक तो इसकी प्रीमियम है, जो रूमर्स है भी मार्केट के अंदर। और जिसके अंदर अगर आपके पास इसकी होल्डिंग कंपनी का अगर एक शेयर भी था रिकॉर्ड डेट पे, कोल इंडिया लिमिटेड, दैट इज कोल इंडिया लिमिटेड का अगर एक शेयर भी था, तो आपको इसके अंदर शेयर होल्डर कोटा में रिजर्वेशन भी मिलेगा कि आप दो दो एप्लीकेशन लगा सकते हो। तो आइए जानते हैं कि क्या रिकॉर्ड डेट थी, कब तक आपको कोल इंडिया लिमिटेड का शेयर बाय कर लेना चाहिए था, साथ में आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं, मतलब कंपनी के फंडामेंटल कैसे, रेवेन्यू, प्रॉफिट, पी रेशियो, सब बिल्कुल डिटेल के अंदर, बिल्कुल डिटेल एनालिसिस रहेगा अपना। एंड में मैं बताऊंगा कि मैं इसको अप्लाई करने वाला भी हूँ नहीं, अगर अप्लाई करा तो इसको होल्ड करना है या फिर इसको सेल कर देना है लिस्टिंग पे, मतलब मैं मेरा बताऊंगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस, आपको अप्लाई करना है नहीं करना वो आप अपना डिसीजन अपने रिसर्च के हिसाब से ले लेना, मैं एजुकेशन पर्पस से आपको बता देता हूँ। आइए, तो भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, जिसकी आईपीओ की ओपन डेट 9 जनवरी है और उसकी क्लोज डेट 13 जनवरी, मतलब 9 से 13 के बीच में आप आईपीओ अप्लाई कर सकते हो। अलॉटमेंट 14 को हो जाएगा और लिस्ट उसकी 16 जन को हो जाएगी। ठीक है, फेस वैल्यू कंपनी की, ठीक है, शेयर की 10 रुपए है वो, ठीक है। और आईपीओ का जो लगभग प्राइस बैंड होने वाला है वो 21 रुपए से 23 रुपए के बीच में आईपीओ का प्राइस बैंड होने वाला है। कितनी साइज का आईपीओ ये 1071 करोड़, 1071 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसके अंदर ये पूरा का पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल का है, मतलब जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो वहां से निकल के बेच रहे हैं, मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। हालांकि कोई डरने वाली बात नहीं, अभी अपन इसके आगे बात करेंगे, कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, और सबसे अच्छी बात, जिस इंसान के पास भी कोल इंडिया लिमिटेड, जो इसकी होल्डिंग कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड, अगर उसका एक शेयर भी था, ओनली वन शेयर, तो उसको शेयर होल्डर कोटा का रिजर्वेशन मिलेगा। कितना? 10%। 10% जितना भी आईपीओ की इश्यू साइज उसका 10% शेयर होल्डर्स को, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है कोल इंडिया लिमिटेड के, उनको अलोकेट होने वाला है। और वो रिकॉर्ड डेट कब थी कि आपको कोल इंडिया लिमिटेड का कब आपके पास शेयर होना चाहिए? 1 जनवरी 2026, ये इसकी रिकॉर्ड डेट थी। ये मैं आपको पहले ही बता चुका था कि कौन कौन से शेयर होल्डर कोटा वाले आईपीओ आने वाले। मैंने अभी लास्ट आपके 10-12 दिन पहले ये मैंने वीडियो डाली थी, उसके अंदर मैंने बोला था, याद रखिए कि ये वाले शेयर्स आप लेके रख लेना। कोल इंडिया लिमिटेड उनमें से एक था। अभी भी अगर आपने मिस कर दिया हो तो चैनल याद रख के सब्सक्राइब कर लेना, मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ, और बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना। और आप वो वीडियो भी वापस से देख लेना कि अभी अगर आपने गलती से ये मिस कर दिया हो कि इसका अगर आपके पास 1 जनवरी 2026 को एक शेयर नहीं था, तो आप बाकी की वो वीडियो देख लेना, उसमें मैंने बाकी शेयर्स भी एक्सप्लेन करे कि किन किन होल्डिंग कंपनी भी सब्सिडरी के आईपीओ लाने वाली है। तो एटलीस्ट आप जो बची हुई कंपनी उनके भी एक शेयर परचेस कर लेना, वरना आप वापस से मिस कर जाओगे। चलो अब आगे चलते। तो 1 जनवरी 2026 को अगर आपके पास कोल इंडिया लिमिटेड का अगर आपका शेयर था, तो आप दो एप्लीकेशन लगा पाओगे, एक तो शेयर होल्डर कोटा में और एक नॉर्मल रिटेल कैटेगरी है एनआईए में, जिसमें भी आपको लगाना है। चलो, उसके बाद ये कंपनी करती क्या है भारत कोकिंग कोल लिमिटेड? देखो सिंपल सी बात है, ये अलग अलग तरह के जो कोल्स होते हैं, जो फैक्ट्री वगैरह के अंदर सब, मतलब जो यूज के अंदर आते हैं, वो सारी कोल की माइनिंग करती है ये कंपनी। तो इसके अंदर कोकिंग कोल भी है, नॉन कोकिंग कोल भी है, वॉस्ट कोल भी है। अब ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोल होते हैं, ठीक है, इनके अलग अलग इंडस्ट्रियल यूज होते हैं, माइनिंग वगैरह इन सब की चीज के अंदर। इसकी 32 माइनिंग फैसिलिटीज कंपनी के पास है, जिसके अंदर 2022 में जहां इसका कोल का प्रोडक्शन सिर्फ 30.51 मिलियन टन था, हालांकि सिर्फ नहीं है, वही फिजिकल ईयर 2025 के अंदर 40.50 मिलियन टन का प्रोडक्शन इसका हो गया। दैट इज वेरी मच। तो ये अच्छा खासा ग्रोइंग मोड पे इसका जो भी प्रोडक्शन चल रहा है कोल का। उसके बाद अगर अपन बात करेंगे इसके फाइनेंशियल की, तो कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे खासे ग्रोइंग है। इसके फाइनेंशियल में सबसे पहले बात करते हैं अपन असेट की। हालांकि ये 2 सितंबर 2025 को अभी एक बार इग्नोर कर देते हैं, कि ये पूरे साल भर का नहीं है, ये अभी अपने क्वार्टर वाइज समथिंग का है, तो ये केवल क्वार्टर का, इस क्वार्टर को एक बार इग्नोर करते हैं, ईयर वाइज कंपेयर कर लेते हैं। तो 2023, 24, 25 में असेट अच्छी खासी इंक्रीज हुई है। उसके बाद रेवेन्यू देखोगे भी, तो रेवेन्यू भी इंक्रीजिंग मोड पे, बट 2024 और 25 के कंपैरिजन में रेवेन्यू थोड़ा सा कम हुआ है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ा पर 1-2% कम हुआ है। वहीं पे जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट में भी फर्क पड़ा है, प्रॉफिट भी कम हुआ। हालांकि ऐसे तो इंक्रीजिंग मोड पे, ऐसे कंपनी का प्रॉफिट अच्छा है, पर 2024-25 के कंपैरिजन में थोड़ा सा रेवेन्यू और प्रॉफिट कम हुआ है। नेटवर्थ इंक्रीजिंग पे, रिजर्व सरप्लस भी इंक्रीजिंग में, बोरिंग भी ऐसा कोई खास थी नहीं। तो अब ये रेवेन्यू और प्रॉफिट क्यों कम हुआ है 2024-25 में? हालांकि ज्यादा नहीं, पर कम हुआ ही क्यों? तो कंपनी का रीजन था कि 2025 के अंदर जहां पर कंपनी ऑपरेट करती है उस जगह फ्लड आई थी, मतलब बहुत हैवी रेन हुई थी, उससे फ्लड आई थी, तो उनका 2025 में प्रोडक्शन पे थोड़ा इंपैक्ट हो गया था, कम प्रोडक्शन हो पाया था। और वहीं पे उसका सेकंड रीजन कंपनी ने दिया कि जो कंपनी की जो प्राइसिंग थी कोल की, वो कोल की सेलिंग प्राइस कम हो गई, ई ऑक्शन करते वक्त वो ज्यादा प्रीमियम चार्ज नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि
कॉल की जो प्राइस होती है वो इंटरनेशनली डिसाइड होती है, इंटरनेशनली कॉल की प्राइस से अपने इंडिया की कॉल की प्राइस भी अफेक्ट होगी। तो ऑस्ट्रेलिया वगैरह के अंदर कॉल की प्राइस कंपेरेटिवली कम हो गई थी इंटरनेशनल मार्केट में। इस वजह से जब कंपनी ऑक्शन मतलब ऑक्शन के थ्रू जब कॉल को सेल करती है, कोयले को ऑक्शन के थ्रू सेल करती है, तो उस वक्त उसको भी प्राइस रिड्यूस करनी पड़ी थी, वो इतनी ज़्यादा प्रीमियम चार्ज नहीं कर पाई थी, तो इस वजह से उनका रेवेन्यू कम हो गया। प्रॉफिट भी वही सेम रीज़न है, प्रॉफिट भी इस वजह से कम हुआ। पर हालांकि प्रॉफिट कम होने के जब मैंने फाइनेंशियल एनालाइज करा तो 2 रीज़न और मिले। कंपनी की जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो बढ़ गई थी, मतलब कंपनी को वेजेस ज़्यादा पे करनी पड़ी थी, जो वहाँ के लेबर है उन लेबर को ज़्यादा रुपए पे करने पड़े थे। कोई बिल पास करा था गवर्नमेंट ने कि इनको ज़्यादा रुपए देने पड़ेंगे आपको वेजेस में, तो वो उस वजह से। और दूसरा इसका एक और रीज़न था कि जो कंपनी की यूटिलिटीज़ है, क्योंकि कंपनी माइनिंग करती है, तो माइनिंग करने के लिए उनको एक्सप्लोजिव चाहिए, बम वगैरह फोड़ने पड़ते हैं ना माइनिंग के अंदर। तो जो एक्सप्लोजिव्स है, डीजल है, वो एक्सप्लोजिव, डीजल, ये सारी चीज़ें ये भी उनको महंगी पड़ी थी। तो ये यूटिलिटीज़ भी महंगी हो गई थी, एक्सप्लोजिव, डीजल, इस वजह से प्रॉफिट और रेवेन्यू इनका कम हुआ कंपेरेटिव 2024 में। हालांकि फिर भी ऐसे कोई बहुत बड़ा मेजर इंपैक्ट नहीं है, बट हाँ कम क्यों हुआ उसका मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ। बाकी कंपनी के फाइनेंशियल ठीक ठाक लग रहे हैं। अब बाकी के फंडामेंटल्स केपीआई क्या है वो अपन देख लेते हैं। ठीक है, ईपीएस वगैरह ये इसके बेसिक है, ओके। मेन पी रेशियो है, जो ये सबसे मेजर पॉइंट मुझे एक लगा उसका पी रेशियो, कि ये पी रेशियो मुझे कंपैरेटिवली 43 हो जाएगा आफ्टर आईपीओ। आईपीओ के बाद 43 का हो जाएगा, वो मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा। हालांकि ये इंडस्ट्री के कंपैरिजन में कितना है वो अपन चेक करेंगे, कि जो इसकी बाकी कॉम्पिटिटर पीयर कंपनीज है उनका पी रेशियो कितना है वो अपन अभी एक बार चेक कर लेंगे। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय अच्छा है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी अच्छा है, पैट मार्जिन भी अच्छा है, प्राइस टू बुक वैल्यू भी ठीक है कि 1.63, ओके ओके, मतलब चलेगा ये वाला, ठीक है। तो ये फंडामेंटल बेसिक बाकी सब ठीक लग रहे हैं। रिटर्न उसने बहुत अच्छे दिए, 30%, 20% अच्छे है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन भी इसका ठीक है। बस एक पी रेशियो इसका थोड़ा सा हाइड है, मतलब थोड़ा सा बड़ा है। भारत कोकिंग को लिमिटेड में पीयर कंपैरिजन में आप देखोगे, जैसे अल्फा अल्फा मेटलर्जिकल, वॉरियर मेटकॉल, ये आपको पता पड़ेगा कि इनका जो पी रेशियो है 14.87 और 19.44 है। वहीं पे अपने बीसीसी का पी रेशियो 43.23, तो ये कंपैरेटिवली कंपनी ओवर वैल्यूड है। पर हालांकि वैसे तो ये ओवर वैल्यूड है, अपन को साफ दिख रहा है जो इसके पीयर कंपैरिजन के मामले में। पर मतलब ये एक नेगेटिव फैक्टर होता है, जिनको नहीं पता ये एक नेगेटिव फैक्टर है, ज़्यादा अच्छा, ये अच्छा फैक्टर नहीं है। बट कंपनी इसको जस्टिफाई कर सकती है। रीजन बिहाइंड इट मैं आपको अभी बता दूं, इंडिया की ये सबसे बड़ी कॉल माइनिंग कंपनी है, जो भी ये इसमें डील करती है ना, सबसे बड़ी कॉल माइनिंग कंपनी है, इसके सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करती है, अपन इसका बात करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ग्रोइंग कंपनी है, इसलिए ये जस्टिफाई कर सकती है कि हमारा मार्केट कैप बाकियों से बहुत बड़ा है, तो हम थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम प्राइस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी जैसे इस कंपनी का, भारत कुकिंग कोल का, कंपैरेटिवली 20.83 है, मतलब ज़्यादा है इन बाकियों के कंपैरिजन में, बाकी इसके नेटवर्क, तो इसीलिए ये जस्टिफाई कर सकती है इस चीज़ को। हालांकि अब क्या होता है वो तो बाद में देखते हैं। तो बस इसका पी रेशियो ज़्यादा है, बट कैन ऑल्सो बी अ जस्टिफाइबल थिंग। अब अपन आगे चलते हैं कि ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, तो अब लोगों को कुछ को डरता है कि एग्जिस्टिंग प्रमोटर क्या बेच के निकल रहे हैं। नहीं, गवर्नमेंट कंपनी भाई, आप देखोगे पूरी की पूरी गवर्नमेंट कंपनी है। कोल इंडिया लिमिटेड और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेन इसके 2 शेयर होल्डर है, और कोल इंडिया लिमिटेड खुद एक पीएसयू है, वो भी गवर्नमेंट की कंपनी है। तो ये 100%, अभी 100% एक तरीके से गवर्नमेंट ऑन करती थी इसको। अब उसके बाद पोस्ट इशू के बाद केवल 10% शेयर ये पब्लिक में बांट रहे हैं। 10% शेयर के बाद जो उसके बाद भी प्रमोटर की होल्डिंग रहेगी वो 90% रहेगी। मतलब कोई बहुत बड़ा मेजर इंपैक्ट नहीं आ रहा है, ओनर वो के वही रहेंगे, कंपनी के प्रमोटर वो के वही हैं। अब उसके बाद अपन बात करते हैं सबसे मेन चीज, एक मैं आपको बता दूं जो लोग इग्नोर कर देते हैं, एंकर इन्वेस्टर का आईपीओ। ये चीज मैं आपको बता रहा हूं, बस ये 2 डेट एक बार आप नोट कर लो। एंकर इन्वेस्टर जो बड़े वाले इन्वेस्टर होते हैं, जो कंपनी में पैसा लगाते हैं, सबसे बड़े वाले इन्वेस्टर स्टार्टिंग में, तो इन ये 2 डेट आप नोट कर लो कि एंकर इन्वेस्टर का लॉक इन पीरियड कब खत्म हो रहा है। 50% शेयर, जो भी एंकर इन्वेस्टर लेट से अगर 100 शेयर ले रहे, 100 में से 50 शेयर वो बेच पाएंगे फरवरी 13 को, और साथ में बाकी के 50 शेयर वो बेच पाएंगे अप्रैल 14 को। ये 2 डेट अगर आप याद रख के, मतलब लिख लेना, नोट कर लेना, कहीं पे भी नोट कर लो ये 2 डेट। क्योंकि सिंपल चीज है, जब एंकर इन्वेस्टर का, एक चीज नोट करना, पता नहीं बाकी लोग क्यों इग्नोर करते हैं, जब भी एंकर इन्वेस्टर का लॉक इन पीरियड खत्म होता है, कि लॉक इन पीरियड ये होता है कि जैसे एंकर इन्वेस्टर ने शेयर लिए तो वो हाथों हाथ सेल ऑफ नहीं कर सकते। अपन लोग तो कभी भी बेच देते हैं, रिटेल इन्वेस्टर, ये लोग कभी भी नहीं बेच सकते। स्टार्टिंग में इनको लॉक इन पीरियड देता है कि जब तक तो आपको रखने ही पड़ेंगे।
तो मोस्टली बार मैंने बहुत बार ये देखा है कि एंकर इन्वेस्टर का जैसे लॉक इन पीरियड खत्म होता है तो उनको अगर बहुत अच्छा गेन हो रहा होता है ना तो वो उस वक्त बेच देते हैं। तो लॉक इन पीरियड 13 फरवरी और 14 अप्रैल को खत्म हो रहा है। अगर उस वक्त उन्होंने कंपेरेटिवली इन दो डेट्स पर अगर उन्होंने सेलिंग शुरू कर दी तो इनके पास बहुत बड़ा अमाउंट होता है एंकर इन्वेस्टर के पास। अगर इन्होंने सेलिंग शुरू कर दी इन डेट पे तो उसकी प्राइस उन डेट पे गिर जाती है क्योंकि सप्लाई बढ़ जाता है। तो ये दो डेट नोट करके चलनी पड़ेगी। अगर आप आईपीओ अप्लाई कर रहे हो तो इन दो डेट पे आपको संभलना पड़ेगा थोड़ा, ये दो डेट का ध्यान रखना। उसके बाद अब अपन इसकी बात करते हैं कुछ स्ट्रेंथ और वीकनेस, अब अपन उसकी बात करते हैं। उसके पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को याद रख के सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही फाइनेंस शेयर मार्केट की जो वीडियोस होती है मैं लाता रहता हूँ। बेल आइकन नोटिफिकेशन भी प्रेस कर देना, अदरवाइज वो प्रेस नहीं करा तो आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन 2-4 दिन बाद मिलते हैं, जब तक तो मार्केट पूरा बदल जाता है, चेंज हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना। चलो उसके बाद कंपनी की अगर मैं स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों की बात कर लेता हूं। स्ट्रेंथ मैंने आपको वैसे हालांकि बता दिया कि ये अभी इंडिया के अंदर जो कोकिंग कोल प्रोड्यूस कर रही है उसका 58% ओवरऑल पूरे इंडिया के अंदर जो कोकिंग कोल उसका 58% प्रोडक्शन ये अकेली कंपनी कर रही है। उसके बाद मैं बात करूं कि जो अभी क्राइसिल की रिपोर्ट है तो क्राइसिल ने बोला कि इंडिया के अंदर कोकिंग कोल की डिमांड अभी जो 67 मिलियन टन है वो डिमांड इंक्रीज होकर 2030 तक 104 मिलियन टन की डिमांड हो जाएगी। मतलब इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रोइंग है। तो ये कंपनी भी अच्छा खासा कोकिंग कोल के अंदर शेयर रख रही है, पूरे इंडिया के अंदर शेयर है इसके पास, मार्केट शेयर, और साथ में इंडस्ट्री की डिमांड भी बहुत इंक्रीजिंग। पर वही मैं इसके एक बार कुछ वीक पॉइंट की बात कर लूं तो इसकी जो हालांकि कोई बहुत बड़े वीक पॉइंट नहीं बट एक है कि इसकी जो मेजर जो इसकी माइनिंग है ना वो चलती है झारखंड और रानीगंज में, वेस्ट वेस्ट बंगाल के अंदर। अगर उस जगह कुछ भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई, हाँ, और या फिर उस जगह उनकी जो उनको कोल मिलना बंद हो गए कि मतलब अब बस प्रोडक्शन वहाँ पे खत्म हो गया, अब वहाँ पे उनको रिजर्व नहीं मिल रहा, तो कंपनी थोड़ी खतरे में आ सकती है। तो बस ये एक जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन ये इसका एक सबसे वीक पॉइंट है। बाकी कंपनी सब कुछ ठीक लग रहा है। तो एक ये इसका वीक पॉइंट था। दूसरा एक इसका पी रेशियो, पी रेशियो इसका कंपेरेटिवली थोड़ा सा हाई था। ठीक है, तो ये, और हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना हो सकता है कि आजकल कंपनी कोल मतलब जो प्रोडक्शन में यूज हो रही है चीजें, वो प्रोडक्शन में लोग कोल वगैरह का कंजम्पशन आजकल कम कर रहे हैं, कोल वगैरह को यूज नहीं कर रहे, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, जो सोलर पैनल वगैरह रिन्यूएबल एनर्जी। बात सही है, बट आपको लगता है कि आने वाले 100 साल के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी उस लेवल पे भी पहुंच जाएगा कि कोल का कंजम्पशन पूरा जीरो हो जाए? नहीं। आप देख लो, क्राइसिल की खुद की रिपोर्ट है, और हर साल रिन्यूएबल एनर्जी का कॉन्सेप्ट कब से चल रहा है, पर हर साल आपका प्राइस, आपका जो भी टन है कि जितनी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट बढ़ती ही जा रही है, रिक्वायरमेंट कम नहीं हो रही है कभी भी। तो अभी तो आने वाले बहुत सालों में मुझे नहीं लगता कोल की रिक्वायरमेंट ऐसा कुछ खास कम हो जाएगी। अब उसके बाद इसका एक्सपेक्टेड प्रीमियम देखो, अभी तक जीएमपी नहीं निकला है, जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ जीएमपी नहीं निकला है क्योंकि शेयर लिस्ट नहीं हुआ है। पर जो इसका एक्सपेक्टेड प्रीमियम, ये पूरा मार्केट रूमर्स है, मार्केट रूमर्स से पूरा का पूरा। तो मार्केट रूमर्स के हिसाब से जो इसका एक्सपेक्टेड प्रीमियम है 65% तक जा रहा है। इसका एक्सपेक्टेड प्रीमियम 65%, जो बहुत ज़्यादा है। हालांकि अब पूरा का पूरा एग्जैक्ट जीएमपी वगैरह क्या होगा लिस्टिंग के टाइम पे आप, मैं आपको वापस से बता दूंगा कि अभी जीएमपी वगैरह इसका क्या चल रहा है। तो आप चैनल याद रख के सब्सक्राइब कर लेना। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, देखो मैं आपको नहीं बता सकता आपको क्या करना है, आप अपने हिसाब से देख लेना। आई एम नॉट गिविंग यू एडवाइस। मैं क्या करने वाला हूं, मैं तो अप्लाई करने वाला हूं। इतने खराब से खराब आईपीओ आए, इतने खराब से खराब, वो भी इतने अच्छे खासे लिस्टिंग बेन में गए। ये तो फिर भी कंपनी बहुत अच्छी है, ठीक है, थोड़ा सा प्रॉफिट और रेवेन्यू पिछले साल के कंपेरिजन में कम हुआ है, पर कंपेरेटिवली कंपनी कितनी ज़्यादा प्रॉफिट के अंदर है, ग्रोइंग मोड में है, इंडस्ट्री ग्रोइंग मोड के अंदर है, सब अच्छा है। पी रेशियो थोड़ा ज़्यादा है, कोई बात नहीं। मैंने लॉस वाली कंपनीज को भी भयंकर वाले पी रेशियो में देखा है और उनको भी गेन में जाते हुए देखा है। तो ये कंपनी में मैं तो अप्लाई करने वाला हूँ। और इसका क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन भी मेरे को जितना एस्टिमेशन है बहुत अच्छा होने वाला है, क्यूआईबी भी इसको बहुत अच्छी तरह से अप्लाई करने वाली है। तो ये मैं अप्लाई करने वाला हूँ मैं तो। और दूसरा, अब है कि दो लोग के लोग हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म वाले चाहो तो जैसे लिस्ट होगा गेन हुआ, गेन पे निकल के बैठ जाओ। मैं तो इसको थोड़ा, मैं क्या करने वाला हूँ, लॉन्ग टर्म में भी रखने वाला हूँ। जो मेरे पास शेयर होंगे मैं 50% तो शायद लिस्टिंग गेन में निकाल दूंगा कि 50% प्रॉफिट तो लिस्टिंग गेन में ही ले लूंगा कि चलो जो है प्रॉफिट मिला लिस्टिंग में 50% निकालो। मैं बचा हुआ 50% इसको शायद लॉन्ग टर्म में मैं तो होल्ड करने की सोच रहा हूँ इसको, क्योंकि कंपनी कंपैरेटिवली ग्रोइंग है। कोल इंडिया लिमिटेड भी मेरे पास पड़ा हुआ है, कोल इंडिया लिमिटेड भी ग्रो होता है, सही चल रहा है कोल इंडिया लिमिटेड भी। तो ये भी उसी की सब्सिडी है, लगभग लगभग उसी के सेम एंसिलरी बिजनेस में। तो 50% में लॉन्ग टर्म में होल्ड मैं करने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और चैनल याद रख के सब्सक्राइब कर देना। कुछ भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आई विल रिप्लाई।